नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी। अनुपूरक बजट समेत कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर। खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आंदोलनकारियों की बदौलत मिला उत्तराखंड, शहीदों के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रही सरकार। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक में लिया तैयारियों का जायजा। 3 दिन तक चलेगा सत्र। विधानसभा सत्र की अवधि पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा, जनता के मुद्दों से बचती है सरकार, ज्वलंत मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। बीजेपी बोली, सदन में हर सवाल का मिलेगा जवाब। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। मंत्रिमंडल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। विधानसभा सत्र में आएगा करीब 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिली। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा। संविदा और आउटसोर्स महिला कर्मियों को भी तोहफा मिला। चाइल्ड केयर लीव की सुविधा मिलेगी। अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विधानसभा में निरसन विधेयक लाया जाएगा। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को भी स्वीकृति दी गई। राज्य के विद्यार्थियों को 25% प्रवेश शुल्क में छूट देने पर मुहर लगी। जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली। लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई। दैनिक वेतन, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई। नगर पालिका परिषद मुनि की रेती के उच्चीकरण कर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में शामिल किए जाने पर दी सहमति। जल विद्युत नीति में किया गया संशोधन। तकनीकी विश्वविद्यालय से होगी लॉ कोर्स की एफिलिएशन। सदन में रखा जाएगा प्रस्ताव। मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी। सरकारी सेवाओं में या जो हमारे पीआरडी के जवान हैं, जो हमारे विभिन्न बाह्य स्रोतों से और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनके लिए अलग अलग कभी बच्चा गोद लेने की स्थिति में मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया विभिन्न श्रेणियों में। इसके अलावा इस राज्य में जो विधि विषय है लॉ पूर्व में तकनीक शिक्षा मंत्रालय में विभाग में था और कुछ समय के बाद उसको सिद्धदेव सुमन विश्वविद्यालय के गठन होने के बाद उसको सिद्धदेव सुमन विद्यालय के मैंडेट में रख दिया गया। और जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का जो प्राविधान पूर्व में किया गया था, उसको आज फिर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है और ये 2004 से लागू होगा। इसके साथ साथ जो हमारा ये सेशन शुरू हो रहा है 5 तारीख से, उसमें सप्लीमेंट्री बजट को भी आज मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया है। और फिर तमाम विभागों के जो जल विद्युत नीति में भी जो पहले 25 लाख रुपया पर मेगावाट रॉयल्टी को घटा करके 1 लाख किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पे आ सके। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य निर्माण में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को शहीदों के सपनों के अनुरूप विकसित कर पाए। बता दें कि 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था। राज्य निर्माण की मांग को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा की सड़कों पर हजारों आंदोलनकारियों का हुजूम उमड़ा हुआ था और तभी खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी, जिसमें 7 लोग शहीद हुए और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। देश के अंदर रहने वाले सभी प्रवासियों को भी मैं याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए अपने अपने स्थानों पर रहकर जो जहाँ था वहीं से उन्होंने प्रयास किया, अपने को लगाया। उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, जिसके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से उन सभी का भी
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर देहरादून विधानसभा में बुलाई गई बैठक में समय से अधिकारियों के न पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी नाराज हुई। उन्होंने ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी तलब की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समय की कद्र सभी अधिकारियों को होनी चाहिए। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां सरकार ने तेज कर दी है। सत्र में सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक समेत अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। देखिए, आप सबको पता है कि 5 तारीख से हमारा सत्र, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उसमें आपको ये भी भली भांति याद है कि हम लोग सुरक्षा बैठक किसी भी सत्र को शुरू होने से पहले करते हैं। तो उसी के तहत ये आज बैठक हुई। समय पे आना चाहिए, सबका अपने अपने समय का वैल्यू होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कुछ अधिकारी लेट पहुँचे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्यपाल से सत्र की अनुमति मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय से इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 से 8 सितंबर तक आहूत होगा। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधायकों ने यहां पर सत्र के लिए अभी तक 614 प्रश्न लगाए हैं। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को सत्र के दौरान उठाया जाना है, जिनको लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। 5 तारीख से 8 तारीख तक जो विधानसभा सत्र देहरादून में हो रहा है, निश्चित रूप से उसमें हम लोग अनुपूरक बजट लाने का अभी तक निर्णय हम लोगों ने लिया है। और आप जानते हैं कि गैरसैंण में जो सत्र हुआ उसके बाद देहरादून में सत्र हो रहा है। ये बात ठीक है कि उसमें बहुत से हमारे प्रश्न आए हैं, तो हम लोग यानी सरकार पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि ये सत्र हमारा ठीक ठाक हो, कामकाजी बजट के साथ ये हमारा सत्र हो। इसमें मैं विपक्ष के तमाम साथियों से अपील भी कर रहा हूँ। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सुमित हृदयेश ने कहा कि ये सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से भागती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य राज्यों में 21 दिन का सत्र चलता है, लेकिन उत्तराखंड में 2 दिन में ही विधानसभा सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। सुमित हृदयेश का कहना है कि इस विधानसभा सत्र में विपक्ष नियम 310 और 58 के तहत कई ज्वलंत मुद्दे उठाएगा। साथ ही अतिक्रमण, आपदा और रेरा का मुद्दा भी सदन में जोरों शोरों से उठाकर सरकार को घेरा जाएगा। जो मुख्यमंत्री के जो विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सबसे ज़्यादा हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों का समय होता है सोमवार का, वो सोमवार में आज तक सत्र चला ही नहीं। कभी वो बैठ के जवाब नहीं देते। अरे उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, आप अपने नेताओं को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, योगी जी जवाब तो देते हैं सदन में खुद उठ के। तो हम चाहते हैं प्रदेश, जब हम सवाल पूछें, संसदीय कार्य मंत्री देते हैं जवाब मुख्यमंत्री के, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी खड़े होकर खुद जवाब दें। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या वो जवाब, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है। सीएम धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। स्टैंडर्ड की राइजिंग टैली के मुताबिक 2023 के जून तक रोजगार सृजन की दर 28.6% आंकी गई है। असम 33% के साथ पहले और बिहार 21.1% के साथ तीसरे स्थान पर आया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड 2025 तक देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने जा रहा है। उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है। इस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देश में दूसरे स्थान पर रोजगार से राज्य आए हैं और ग्रोथ रेट की हिसाब से भी अगर हम माने तो दूसरे नंबर हमारा देश में हमारा राज्य के नंबर आए हैं, तो निश्चित रूप से एक सौभाग्य की बात है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से उनका स्नेह और सहयोग मिल रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको क्रियान्वित करके राज्य के विकास कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही सराहना हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरक सिंह रावत पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं हरक सिंह रावत त्रिवेंद्र रावत पर फायर नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। बोलते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है।
तो इसलिए त्रिवेंद्र रावत भ्रष्ट था। त्रिवेंद्र हरक के बीच जुबानी जंग तेज। त्रिवेंद्र रावत ने किया हरक पर अटैक तो फायर हो गए हरक। आखिर किसका भर गया पाप का घड़ा? शायद इसी का नाम सियासत है। कल जो अपने थे आज वो पराए हैं, कल जो पाक साफ थे वो आज पापी हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तराखंड की सियासी गलियारों में इन दिनों ऐसा ही कुछ चल रहा है। दरअसल पूर्व मंत्री और मौजूदा कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हाल ही में विजिलेंस टीम ने हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई। फिर क्या था, पुराने साथियों ने ही हरक सिंह रावत पर निशाना साधना शुरू कर दिया। दरअसल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। देखिए भाई, ऐसा है कि बोलते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। हर चीज़ का एक क्लाइमैक्स होता है, एक उच्च स्तर होता है और उसके बाद वो नीचे आती ही आती है। तो कोई भी बात हो, कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, भ्रष्टाचार हो, सदाचार हो, कदाचार हो, तो क्लाइमैक्स पर जब पहुंच जाता है तो उसमें फिर उतार शुरू हो जाता है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत हरक सिंह रावत पर चुटकी लें तो भला हरक कहां शांत बैठने वाले। त्रिवेंद्र के तंज पर हरक भी फायर हो गए और अटैक करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को निशाने पर ले लिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि यदि मैं भ्रष्ट था तो मुझे बीजेपी ने मंत्री क्यों बनाए रखा। अगर हरक सिंह रावत भ्रष्ट था तो ये कांग्रेस में आज ये जो जांच की बात त्रिवेंद्र रावत कर रहा है, वो कांग्रेस के मंत्री के रूप में तो कर नहीं रहा ना। मैं कांग्रेस में नहीं मंत्री हूँ ना, मैं कांग्रेस सरकार नहीं ना। अगर कोई भ्रष्टाचार अगर मैंने उस समय किया तो त्रिवेंद्र रावत क्या कर रहा था भाई उस समय? 4 साल में उसके साथ मंत्री रहा हूँ। और अगर हरक सिंह रावत उस दिन 4 साल में भ्रष्ट था तो इसलिए त्रिवेंद्र रावत भ्रष्ट था। भ्रष्ट सरकार का मंत्री, जिस सरकार में भ्रष्ट मंत्री हो, सरकार का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, वो सरकार भ्रष्ट है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, भाजपा सरकार भ्रष्ट है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत के बीच की ये लड़ाई बताने के लिए काफी हो जाती है कि जब आप एक ही दल में साथ में काम करते हैं तब सब पाक साफ होता है और पाला बदलते ही खोट दिखने लगता है। हालांकि हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि जब हरक सिंह रावत त्रिवेंद्र सरकार में घोटाला और भ्रष्टाचार कर रहे थे तो भला मुखिया उस वक्त क्यों चुप बैठा रहा? आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी आंखों के सामने क्यों पाप होता देखते रहे? उत्तराखंड कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सचिवालय स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने बागेश्वर उपचुनाव में संविधान के विरुद्ध कार्य होने का आरोप लगाया। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी संपत्तियों पर बैनर होर्डिंग्स लगाया जाना सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अब बागेश्वर उपचुनाव में प्रशासन द्वारा जो धांधली बरती जा रही है, सत्ता पक्ष के इशारे पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पोस्टर बैनर फाड़ दिए जा रहे हैं और जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है चुनाव में भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए। और जिस तरीके से पत्रकार बंधुओं को रोका जा रहा है, इन 3-4 बिंदुओं लेकर हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी षणमुगम साहब से मिला। हमने इन बिंदु पर उनसे चर्चा की और ये मांग की है कि तत्काल जिला प्रशासन बागेश्वर को निर्देशित किया जाए कोई वो इस तरह की हरकत न करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। भारी तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मानसून सीजन में कई बार यात्राएं जरूर बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का चारधाम में पहुंचना लगातार जारी है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार मानसून की वजह से बीच बीच में यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन खराब मौसम के बावजूद भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार 37 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन किए हैं। वर्ष मानसून सीजन में बड़ी भारी संख्या में वर्षा होती रही और अनेक स्थानों पर मार्ग बाधित होते रहे, जिसके कारण समय समय पर यात्रा में अवरोध भी उत्पन्न हुए। लेकिन
गत वर्षों की तुलना में देखें हम तो इस वर्ष मानसून सीजन में भी जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, तीर्थयात्री थे, उनकी संख्या काफ़ी अधिक रही है और निरंतर यात्रा जारी है। और जैसा कि अब कुछ दिनों से मानसून कुछ का असर कुछ कम दिख रहा है, तो इस हिसाब से फिर अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में यात्रा अपने तीव्र रूप में होगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में नगर निगम पार्षद के बेटे के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और लूटपाट की घटना को अंजाम देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक गौलापुर निवासी सुरेश थुआल देर रात हल्द्वानी रोडवेज चौराहे से अपने घर जा रहे थे कि इस बीच 3 लोगों ने उन्हें घेर दिया और उसके साथ मारपीट, गाली गलौज करते हुए लूटपाट भी की गई। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मतलब कल मैं रोडवेज से घर को आ रहा था उस समय गाड़ी मेरी थोड़ा टच हो गई थी, मेरी गाड़ी से टच हुई, तो उस समय मैंने माफ़ी मांग ली थी। मैंने गाड़ी टच हो गई तो बाद में माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी मांगने के बाद इन्होंने मुझे यहाँ पे घेरा, थाने के बगल में जिनका ऑफिस है, ऑफिस के सामने गाड़ी आगे लगा के मुझे कार से खींच के अपनी कार में डालना चाह रहे थे और मुझे मारा भी। मारा उसके बाद कहने लगे हम पार्षद के बेटे हैं, तुम क्या कर लोगे हमारा। पार्षद के बेटे हैं करके वो अपना हो गए फरार। ये गोलापार के निवासी वादी सुरेश की तहरीर पर थाना बनभूलपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें लूट और जान से मारने की धमकी और मारपीट से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और विवेचना के उपरांत ही इसमें कुछ कहा जा सकता है कि ये वाकई में लूट थी या नहीं थी। रुड़की के बोट क्लब स्थित अधीक्षण अभियंता यहां पर कार्यालय पर किसानों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग द्वारा लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि किसानों की अलग अलग विद्युत समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें अघोषित बिजली कटौती को बंद किए जाने की मांग, ट्यूबवेल और घरेलू बिल सही भेजे जाने जैसी कई मांगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं की गई तो विद्युत विभाग कार्यालय पर भी अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। आज सी के कार्यालय पर पहुंचे, जो हमारा मेन धरना चला गया किसानों की समस्याओं को लेकर 40-42 दिन से एसडीएम कार्यालय पर चला गया। उसी तरह जो विभाग की जो गलतियां रहा उसी विभाग पर हम धरना प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि बिजली की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं क्षेत्र में चल रही, अघोषित कटौती को लेकर चल रही, विजिलेंस के जो छापे मारे जा रहे वो गलत तरीके से छापे मारे जा रहे और ज़्यादा जुर्माना 50-50 हज़ार 1 लाख का जुर्माना बनाया जा रहा है। तो किसान मजदूर कहाँ से इतना जुर्माना देगा। और ये जो बिजली की समस्या है ना, उन्होंने लेकर आज यहाँ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। आज ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में आएगा। अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं होगा तो जल्द ही फिर यहाँ निश्चितकालीन धरना चलाया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी। अनुपूरक बजट समेत कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर। खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आंदोलनकारियों की बदौलत मिला उत्तराखंड, शहीदों के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रही सरकार। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक में लिया तैयारियों का जायजा। 3 दिन तक चलेगा सत्र। विधानसभा सत्र की अवधि पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा जनता के मुद्दों से बचती है सरकार, ज्वलंत मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। बीजेपी बोली सदन में हर सवाल का मिलेगा जवाब।